Good morning, students. Now today we are going to discuss about the last 5 year questions asked in the CBSE board examination. So this is a very important session, and you have already completed the chapter, so you will know what type of questions are asked in the CBSE board examination. So must pay attention and try to revise the chapter as per the question asked. Mostly from this chapter, 4 marks, total of 4 marks question is asked. One question of 1 marks and second question is of 3 marks. In this year particularly also 4 questions of total 4 marks is asked. One question is MCQ and one question is in the category of 3 marks question. So first of all we are starting from year 2020. There are two questions asked. The first question, the three difference between physio job option and KMU job option. This is a very simple question, you know the answer. And the second question was the MCQ, hardening of leather in tanning industry is based on, किसके ऊपर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, म्यूचुअल कोगुलेशन, टिंटल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. ऑब्वियसली बच्चों इसमें म्यूचुअल कोगुलेशन इज द राइट आंसर, और इसके बारे में आप पढ़ोगे कि लास्ट में भी ये क्वेश्चन इन ईयर 2015 ऐसा पूछा गया था. So these are the two questions asked in the year 2020. In year 2019 there are question asked, what is the difference between an emulsion and a gel, and it is of 1 marks. और में करके क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपको वाई आर मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन कोलाइडल स्टेट. सो ये क्वेश्चन जो था आपका 1 marks का था. और एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, इट इज़ ऑफ 3 marks. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क? अ कोलाइडल सॉल्व इज प्रिपेयर्ड बाय द गिवन मेथड इन फिगर. एक फिगर आपको यहाँ दिया गया है. नाउ सी, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया, FeCl3 सॉल्यूशन को ऐड किया गया है NaOH सॉल्यूशन में, तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल्स बनता है. हाउ इज द सोल रिप्रेजेंटेड? सोल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एंड हाउ डज कीमोजोरेप्शन वेरी विद टेम्परेचर? तो आंसर देख लो बच्चों. एक्टिवेटेड चारकोल का क्या फंक्शन है? एड्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस. और कोलाइडल सोल इज प्रिपेयर्ड इन द मेथड. इस मेथड में जो बन रहा है, तो आपको फेरिक ऑक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. एक्चुअली क्या होता है? FeOH3, ये तो आपका होता ही, और चूंकि NaOH सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, OH कॉमन होने के कारण इसके ऊपर OH हाइड्रोक्साइड आयन एड्जॉर्ब हो जाएगा, एंड द कोलाइडल पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज. इज इट क्लियर? हाउ डज कीमोजोरेप्शन वेरी विद टेम्परेचर? तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि अब बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक बार मोनोलेयर जब मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग में हो जाएगा, देन फर्दर इट डज नॉट support. Okay, so now moving to the next year 2018. So what are the questions? See here, why is adsorption always exothermic? क्यों होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 marks का पूछा गया था. और गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दिए गए. पहला है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म. इसका रीजन बताना है. फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट. लायोफिलिक कोलाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सेबल सोल्स. ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछेगा 1 mark से. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड in this way, when there are 3 different questions in a particular question, so you have to write as per the marks. So these 3 questions means each questions carry 1 marks as per the marking scheme. So for each question don't write too much, just in one word or one sentences. So what will be the answer? First question I am not giving the answer, because if the question is simple you have to write the answer by your own self. So इन सेकेंड, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बच्चों पोटेशियम आयोडाइड में डालोगे तो क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड बनेगा. और चूंकि पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड आयन कॉमन है, इसलिए आयोडाइड आयन इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज सोल बनेगा. क्यों? एड्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयन के कारण होता है, और वहाँ पे पेप्टाइजेशन हो जाता है. फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर एक्टिव. क्यों? जब सब्सटेंस को आप डिवाइड कर दोगे, क्रश कर दोगे, तो क्या होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया. एंड लायोफोलिक कोलाइड्स आर कॉल्ड रिवर्सेबल सोल्स. बच्चों देखो यहाँ क्या होता है, आपके सॉल्यूशन में क्या है? एक है डिस्पर्स्ड फेज, और एक है डिस्पर्सन मीडियम. तो अगर मान लो आपने किसी मेथड से इन दोनों को अलग कर दिया, तो फिर से रिवर्स होता है. सेपरेट करने के बाद से अगर आपने डिस्पर्सन मीडियम फिर से ऐड किया, आफ्टर रीमिक्सिंग यू कैन अगेन गेट द सोल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सेबल सोल. इज इट क्लियर? है सबको समझ में आ गया? सो मूविंग टू द नेक्स्ट. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर 2017. यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ लिक्विड इज डिस्पर्स इन ए लिक्विड. एक लिक्विड जब एक लिक्विड में डिस्पर्स हुआ तो किस टाइप का
कोलाइड बनेगा। राइट वन डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक डिफरेंस आपको बताना है। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड जो आपको टाइप ऑफ कोलाइड में बताया गया था, बहुत आसान है। कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन का डिफरेंस बताना है, और होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का डिफरेंस बताना। तो ये टर्म्स आपको ऑलरेडी बहुत आसान है, पढ़ाए गए हैं। और कोलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स इन इट्स सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे तो क्या बनेगा। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और करके भी पूछा गया, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें और करके भी आता है। राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ मिल्क। राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन, के बीच में एक सिमिलैरिटीज बताना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले का आंसर हो गया, जो पहला क्वेश्चन था कि अगर लिक्विड को सॉलिड में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह का कोलाइड बनता है, लिक्विड इज डिस्पर्स इन सॉलिड, तो उसका आंसर है बच्चों इसका पहले का आंसर हो गया आपको जेल, चीज़, बटर और जेल, कुछ भी आपको इसके एग्जांपल्स हो गए, उस तरह के कोलाइड को आप जेल कहोगे। ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन था जो 2 पार्ट में था, तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड का डिफरेंस आप देख लो। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड क्या है, एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स है, और एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस होता है, जहाँ पे अपने मिसल का फॉर्मेशन पड़ा था। कोगुलेशन और पेप्टाइडेशन का अंतर मालूम ही है आपको। कोगुलेशन में क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होता है, उसको आप डिस्चार्ज करते हैं। पेप्टाइडेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट को आप कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में होता है, और हेटेरोजीनियस में डिफरेंट फेज में होता है। ओके। और इसमें जो आपको और पूछा गया था उसका आंसर है, जो पहला क्वेश्चन और में आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और में राइट द डिफरेंस राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम ऑफ मिल्क, मिल्क का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपको बताना है। तो मिल्क का जो डिस्पर्स फेज और है वो लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो उसका आंसर होगा, जो 2017 का क्वेश्चन है वो क्या था आपको, राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर है, बोथ आर सरफेस फिनोमिनन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है, और एक में बोथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये सिमिलरिटीज में लिख लेना है। हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं FeCl3 का, तो आपको इस तरीके से FeCl3 F3H2 हाइड्रोलिसिस के बाद आपको FeOH3 का सोल मिलता है। ओके, ये 2017 के क्वेश्चन थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ईयर 2016, यहाँ देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्स, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, आउट ऑफ MgCl2 एंड AlCl3 विच वन इज मोर इफेक्टिव, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ कोगुलेशन के लिए, नेगेटिव चार्ज सोल के लिए। आउट ऑफ सल्फर सोल एंड प्रोटीन विच वन फॉर्म मल्टी मॉलिकुलर, सल्फर सोल और प्रोटीन में कौन मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन में क्या है, लाइक चार्ज पार्टिकल्स कॉज रिपल्सन, ब्राउनियन मोशन और सॉल्वेशन, कुछ भी इसमें से लिख सकते हो जो कोलाइडल सॉल्व्स के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली ब्राउनियन मूवमेंट आप लिखते हो। फिर दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तीनों के चूँकि 1 मार्क्स के, तो बहुत 1 वर्ड में देना है आपको आंसर। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस तो आप लिख ही लोगे, ये सरफेस एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिनन है या बल्क फिनोमिनन है। दूसरे वाले में AlCl3 आपका मोर इफेक्टिव होगा हाइडी एक्सक्लूज रूल के तहत, और ये तीसरा जो है आपका सल्फर जो है फॉर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर 2015 के क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। आउट ऑफ BaCl2, ये बच्चों BaCl2 है और ये KCl है, विच वन इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन, सेम क्वेश्चन है, हार्डीज क्लोजर रोल पर है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो आप देख लो गिव रीजन, राइट डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए और इसमें 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए, ये पैटर्न रहा है। लेदर गेट्स हार्डन आफ्टर टैनिंग, लायोफिलिक सोल्स इज मोर इफेक्टिव देन लायोफोबिक सोल्स, इट इज नेसेसरी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको हार्डीज क्लोजर रूल पे है, मालूम है BaCl2 जो होगा मोर इफेक्टिव है। ओके, क्योंकि उसकी वैलेंसी बेरियम की ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन है लेदर गेट्स हार्डनिंग आफ्टर टैनिंग ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन, जो एक आपको शुरू में जो क्वेश्चन आया था इस साल का, जो MCQ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देखिए यहाँ से बच्चों बना है। 2020 का जो क्वेश्चन था जो हमने MCQ डिस्कस किया था, लेदर गेट्स हार्डन आफ्टर टैनिंग, वहाँ पर क्या रीजन था, म्यूचुअल कोगुलेशन, दैट्स क्लियर।
लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल अधिक स्टेबल होता है लायोफोबिक सोल के कारण, क्योंकि लायोफिलिक का अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है डिस्पर्सिव डिस्पर्सन मीडियम का। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर लेना चाहिए हाइब्रिड प्रोसेस में, CO2 एक्ट एज ए पॉइजन और फॉर कैटलिस्ट। ओके, तो ये आपका ये 2015 तक का डिस्कशन हो गया। तो बच्चों ये 5 साल के क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। चूँकि फ्रॉम दिस ईयर द पैटर्न हैज चेंज, नाउ वी आर फेसिंग questions for MCQ generation and reasoning based questions. So just we are going to discuss some MCQs questions from this chapter. Now there are 2 questions. Which of the following process does not occur at the interface of phase? यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इंटरफेस पे नहीं होता है? क्रिस्टलाइजेशन है, हेटरोजीनियस कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस है और कोरोजन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा बताइए आप? होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन? लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस। इसमें कौन सा इंटरफेस हमें नहीं मिल सकता? लिक्विड लिक्विड देखो ऑयल और वाटर का मिल जाता है, सॉलिड लिक्विड भी आपको इंटरफेस मिल जाता है, हाँ लिक्विड गैस भी मिल जाता है, लेकिन गैस गैस हमें ऑब्टेन नहीं होता। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्सटेंट ऑफ फ्यूज eruption of gas increases with, now there are 4 ऑप्शन। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंस एडजॉर्बेंट के साथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स के साथ ये इंक्रीज करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ फ्यूज eruption बच्चों क्या है, किसके साथ इंक्रीज करता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ओके, which one of the following is not applicable to the phenomenon of adsorption? Delta H is greater than 0, delta G is less than 0, delta S is less than 0, delta H is less than 0. Which one of the following is not applicable to the phenomenon of adsorption? adsorption में इसमें से क्या नहीं होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए ना, तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट होगा? दैट इज डेल्टा एच शुड नॉट इक्वल टू इज नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा एच 0 होगा, आपने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पर क्या होता है एंट्रोपी के केस में, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए नॉट एप्लीकेबल टू द फिन, अगर ये 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा एस हमारे यहाँ क्या होता है निगेटिव हो जाता है। एट हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर, सोप बिहेव एज मॉलिक्यूलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। अब सोप है, इसमें मिसेल का फॉर्मेशन होता है, तो इट इज एसोसिएटेड कोलाइड। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड बाय विच लायोफोबिक सोल कैन बी प्रोटेक्टेड? किस मेथड से लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सोल, ये आपको पता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन, जो बाय कोगुलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिफ्यूजन और पेप्टाइजेशन, जो प्रेसिपिटेट होता है अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट से कोलाइड बना, दैट इज पेप्टाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू फॉर AgI और Ag+? अब इसमें से देख लो बच्चों किसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है? Na3PO4, यहाँ पे वैलेंसी सबसे मैक्सिमम है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। वैलेंसी पे जाएंगे डायरेक्ट, जहाँ भी कोगुलेशन पावर या कोगुलेशन वैल्यू चेक करनी होगी। ए कोलाइडल सिस्टम हैविंग ए सॉलिड सब्सटेंस एज ए डिस्पर्स्ड फेज एंड ए लिक्विड एज ए डिस्पर्सन मीडियम इज क्लासिफाइड एज सॉलिड सोल, जेल, इम्यूल्सन, सोल। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या पूछा गया है कि अगर आपको सॉलिड सब्सटेंस है डिस्पर्स्ड फेज के रूप में और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में है आपको लिक्विड, तो आप सॉलिड लिक्विड उसमें क्या कहेंगे? सोल कहेंगे। ओके, now which one of the following process is responsible for the formation of delta at a place where the rivers meet the sea? कौन सा प्रोसेस? emulsification, colloidal formation, coagulation and peptidation। चारों में से कौन सा प्रोसेस होगा? इसके बाद हम लोग को असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखना है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वेयर रिवर्स मीट द सी? एमल्सिफिकेशन, कोलाइडल फॉर्मेशन, कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन, इनमें से आपको बताना है कौन सा होता है। चलिए बताइए फटाफट, बताइए जल्दी से। सो इट इज द प्रोसेस कॉल्ड
कोगुलेशन. ओके, तो नाउ असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें बच्चों मालूम है कि असर्शन का स्टेटमेंट आता है, एक रीजन आता है, फिर 4-5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो यहाँ पर जो पहला हमारा असर्शन है, एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ collide ion solution stop the flow of colloidal particles. Pore size of filter paper becomes more than the size of colloidal particle. पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर बच्चों कोलाइड आयन सॉल्यूशन डालेंगे तो और कम हो जाता है, यानी कि असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है. सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. असर्शन है कोलाइडल सॉल्यूशन शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज. तो इसके भी 4 आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे. जो भी क्वेश्चन है उसमें 5 ऑप्शन हमने सेम डे रखा है. तो यहाँ पे क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और कोलाइडल पार्टिकल लार्ज साइज के होते हैं, इसीलिए वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनके पास होता है. तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ कोगुलेशन पावर ऑफ Al3 इज मोर देन Na प्लस. ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन. क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो विच वन इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट. करेक्ट का टिक मार्क आ गया. So now moving to the 14th questions. Detergents with low CMC are more economical use. Cleaning action of detergents involve the formation of micelle. These are formed when the concentration of detergents becomes equal to CMC. यहाँ फिर आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे. जो पहला ऑप्शन है, चूँकि आपको डिटर्जेंट विथ लो CMC और इकोनॉमिकल यूज, अब चूँकि CMC लो है, इसका मतलब है कम कंसंट्रेशन पे भी वो मिसेल फॉर्मेशन करेगा. जब कम कंसंट्रेशन पे मिसेल फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब है क्या होगा, उसकी क्लिनराइजेशन अच्छी होगी. तो इसलिए जो पहला रीजन और इंसर्शन बोथ आर करेक्ट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. आपको हमने लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चंस भी बता दिए और उसके बाद हमने क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिया. आप सबको समझ में आ गया होगा. And we are going to start the next chapter from tomorrow. So thanks. Write the answer of all questions discussed for the last 5 years. We have a question bank provided by our respected principal sir. So that questions bank will be also provided to you after reopening of his school. So my dear students, do complete all the things from this chapter. From tomorrow we are going to start the next chapter, general principle of separation and isolation of element, that is metallurgy. Thanks. Have a nice day. Thanks a lot.